स्वास्तिक के YouTube चैनल पे आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वास्तिक आपको घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके जानते हैं कि आज पूरे देश में कोरोना का संक्रमण है, जिस तरीके से ये एक प्रयास है स्वास्तिक का, वो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। इस प्रयास में मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप तक कुछ जानकारी जो आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से लाभदायक सिद्ध हो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, राजस्थान में वर्तमान में रीट की, पटवार की और भी अन्य बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें राजस्थान का इतिहास जो हर एक राजस्थान कॉम्पिटिशन्स के लिए एक अभिन्न हिस्सा है, तो उसी राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। राजस्थान का इतिहास देखो दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान का इतिहास हम सिर्फ एक कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए नहीं, बल्कि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान का इतिहास हमारे लिए भी जानना आवश्यक होता है और बहुत गौरवशाली और पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। राजस्थान के इतिहास में भी राजस्थान का जो इतिहास का सबसे अभिन्न भाग है वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं राजस्थान प्राचीन समय में राजाओं का राज हुआ करता था राजस्थान में। इन राजाओं के राज से यहाँ जो उनकी प्रमुख राजवंश थे, उनके क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को हमने यहाँ विस्तृत भागों में विभाजित कर लिया है और इसके आधार पर हमको पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ के बाद दोस्तों हम देखते हैं मारवाड़ राजवंश, आमेर का कछवाह राजवंश, अजमेर का चौहान राजवंश। अजमेर से ही अलग हो कि रणथंबोर के चौहान बने थे। रणथंबोर के चौहान, साथ ही भरतपुर का जाट वंश, करूली का यादव वंश, जालोर का सोनगरा चौहान वंश। इस तरीके से दोस्तों एक जैसलमेर की बाटी, एक दो और भी हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ नंबर 1 पर लिखा है मेवाड़ का राजवंश। जिस तरीके से मैंने यहाँ नंबर 1 पर लिखा है, उसी तरह से राजस्थान के इतिहास में भी इसकी भूमिका कुछ इस तरह ही होती है। सर्वोच्च स्थान रखता है राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का राजवंश। काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे मुगलों की बात करें, इससे पहले भी जो भी आक्रमणकारी थे उनका बिल्कुल निर्भयता के साथ में सामना किया है मेवाड़ राजवंश। तो दोस्तों आज हम मेवाड़ राजवंश से, राजस्थान की प्रमुख राजवंश की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ की बात करें हम, तो मेवाड़ जो शब्द है लगभग हम इससे परिचित हैं। मेवाड़ शब्द जो हमारे आसपास का क्षेत्र, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का भाग, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उस समय ये उदयपुर का जो भाग था, वर्तमान में उदयपुर का भाग काफ़ी प्रधान भाग माना जाता है। जब हम अचिंता की बात करें तो उनका प्रमुख राजवंश चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संचालित किया जाता था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग से इसके इतिहास की बहुत बातें अपने को बाद में पढ़ने मिलेंगी। देखो दोस्तों, हम बात करते हैं मेवाड़ी शब्द कहाँ से आया, क्या उत्पत्ति थी, क्या उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता है। प्राचीनता पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे एक मेव या मेर जाति का शासन हुआ करता था। यह मेव और मेर जाति इस क्षेत्र को मेदपाट या प्रागवाट कहते थे। मेव जाति के लोग इस मेवाड़ क्षेत्र को मेदपाट या प्रागवाट कहते थे। इसी मेदपाट शब्द का अपभ्रंश रूप मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश रूप कहलाता है, और जिसे हम वर्तमान में मेवाड़ के नाम से जानते हैं। तो हम दोस्तों ये हम समझ सकते हैं कि मेवाड़ का मूल शब्द मेदपाट और जिसका वर्तमान शब्द मेवाड़ है। इससे भी हम प्राचीनता की ओर जाते हैं। महाभारत कालीन समय में, महाभारत कालीन समय की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र की क्या उस समय की भूमिका थी, वह उस क्षेत्र उस समय किस भाग का हिस्सा हुआ करता था। जब महाभारत काल समय की बात करते हैं, तो हम भारत की बात करते हैं। एक बार पूरे भारत में जो ये पूरा भारत था, उस समय लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपदों में यह भारत पूरा बटा हुआ था। इन 16 महाजनपद में अपना जो ये राजस्थान का हिस्सा था, इसमें 2 प्रमुख महाजनपद संबंधित थे। 2 प्रमुख महाजनपद का क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत आता था, जिसमें एक था सीवी महाजनपद और दूसरा है मत्स्य महाजनपद। ये जो सीवी महाजनपद का हिस्सा है वह मेवाड़ के अंतर्गत आता था। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, यह सीवी जो महाभारत काल में एक महाजनपद हुआ करता था, यह सीवी महाजनपद मेवाड़ का हिस्सा था। यह जो सीवी है, जिसे हम वर्तमान में उदयपुर कहते हैं, इस सीवी को वर्तमान में उदयपुर के नाम से जाना जाता है। इस सीवी की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका। इस सीवी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका। जो माध्यमिका है, इसे वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जाने जाते हैं। देखो दोस्तों, ये इस तरह के प्रश्न पिछले एग्जाम पूछे गए हैं कि सीवी वर्तमान में कौन से क्षेत्र का नाम है। तो हमें ध्यान रखना है कि सीवी वर्तमान में उदयपुर क्षेत्र का नाम है। माध्यमिका चित्तौड़गढ़ जो महाभारत काल में एक महाजनपद हुआ करता था। इसके अलावा दूसरे महाजनपद की बात करते हैं, दूसरा महाजनपद था अपना मत्स्य महाजनपद है, जिसका हम जब बेराट की सभ्यता पढ़ते हैं तो उसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सीवी की बात करते हैं तो सीवी वर्तमान में उदयपुर, जिसकी राजधानी माध्यमिका हुआ करती थी। ये प्राचीनता के आधार पर मेवाड़ को अपने ने देख लिया। अब राजवंश की बात करें, देखो दोस्तों, राजवंश की बात करते हैं तो राजवंश की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रमुख राजवंशों का शासन रहा। 2 प्रमुख राजवंशों में जो पहला है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश ने यहाँ से अपना शासन करना शुरू किया। इसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा महत्वपूर्ण शासन रहा वह गुहिल राजवंश का रहा। गुहिल राजवंश व मौर्य राजवंश 2 प्रमुख राजवंशों का शासन मेवाड़ के क्षेत्र पर रहा। गुहिल की बात करें हम, मौर्यों को रिप्लेस किया, मौर्यों को पराजित किया और मेवाड़ के सीमित क्षेत्र पे गुहिलों ने अपनी सत्ता स्थापित की। गुहिलोद करके एक व्यक्ति थे
जिसे इतिहास में गुहादित्य और गुहिल इन तीनों नाम से जाना गया है। गुहिलोत, गुहादित्य, गुहिल, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग नाम उनके बताए गए हैं। इन गुहिल ने लगभग 566 ईस्वी में 566 ईस्वी में मौर्य को परास्त किया और नागदा क्षेत्र को जीता। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है नागदा, और नागदा क्षेत्र को जीतकर एक गुहिल वंश की नींव रखी। गुहिल वंश की नींव रखी और नागदा पे अपना राज्य स्थापित किया। पूरी तरीके से मेवाड़ को अभी तक नहीं जीता है, और नागदा को मेवाड़ की आरंभिक राजधानी बनाया। इस तरीके से मौर्य को पराजित कर एक क्षेत्र को जीता नागदा को, और यहाँ से एक नए वंश की नींव रखी, गुहिल राजवंश की नींव रखी, और नागदा को अपनी प्रथम राजधानी, मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा स्थापित हुई। नागदा से गुहिल ने राज्य स्थापित किया, लेकिन बाद में कविराज शामल दास की रचना है वीर विनोद, जिसमें कविराज शामल दास कहते हैं कि गुहिल विभिन्न 24 शाखाओं में विभाजित हुए। गुहिल एक मत नहीं रह पाए और विभिन्न 24 शाखाओं में विभाजित हुए। इस बात की पुष्टि कविराज शामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में करता है। कविराज शामल दास अपनी पुस्तक वीर विनोद में इस बात की पुष्टि करता है कि गुहिलों की टोटल 24 शाखाएं हुई, जिसमें 2 प्रमुख शाखाएं रही जिसका विस्तृत इतिहास अपने को मिलता है, जिनका क्रमबद्ध इतिहास मिलता है अपने को। इन 2 प्रमुख शाखाएं थी वहाँ, एक तो रावल शाखा, दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है सिसोदिया शाखा। रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। रावल शाखा से हम समझते हैं, ये कविराज शामल दास के बारे में बताऊं मैं, तो कविराज शामल दास एक बहुत विद्वान और अच्छे कवि हुए हैं उस समय के, जिनकी पुस्तक वीर विनोद मेवाड़ के इतिहास के जानकारी का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। अब ये कविराज शामल दास उस वक्त में एक राजा हुए थे, शंभू सिंह के दरबारी कवि थे, इसीलिए शंभू सिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि भी दी थी। अब कविराज शामल दास क्या बताते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में, हम उसको थोड़ा सा गौर से समझते हैं, विस्तृत में समझते हैं। रावल शाखा से जब गुहिलों की विभिन्न 24 शाखाएं हुई, 24 शाखा में 2 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। पहले रावल शाखा हुई, इसके बाद में सिसोदिया शाखा। रावल शाखा से हम मेवाड़ के इतिहास को समझते हैं। तो रावल शाखा की नींव किसने रखी, क्या उनका इतिहास रहा, उसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेते हैं। जैसे दोस्तों रावल शाखा की बात करें तो इससे पहले हम उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में एक सामान्य व्यक्ति था जिसका नाम था काल बूझ। इनका काम था, ये गडरिये थे, इनका काम सुबह अपने जो बकरियां गाय वगैरह लेके अपने दिनचर्या के अनुसार वहाँ रोजाना अपनी गाय बकरियों को चराने चले जाते थे। इसी दौरान रोजाना की दिनचर्या थी, वहाँ अपनी गाय भेड़ बकरियों को लेके चराने जाते थे। इसी दौरान इनके साथ एक घटना होती है, कालभूज जो व्यक्ति इनके साथ में, कि इनकी एक गाय
एक पास में स्थित गुफा में जाती है और वापस आती है। ये घटना निरंतर होती रही। सामान्य घटना है, गाय गुफा के अंदर जा रही है और बाहर रही है, लेकिन इसी घटना के साथ साथ एक तथ्य ये जुड़ा हुआ था कि गाय जब गुफा के अंदर जा रही है तब इसके स्तनों में दूध होता है, और जब गाय वापस आती है तब इसके स्तनों से दूध दूह लिया जाता है, इसका दूध निकाल लिया जाता है। अब इस बात की जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा किसे हो रहा है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह कालभूज इस गाय के पीछे एक दिन गुफा में जाते हैं। जैसे ही गुफा में, ये गुफा है, इस गुफा में कालभूज गाय के साथ जाते हैं तो वो देखते हैं कि यह गाय यहाँ स्थित एक शिवलिंग है और इस पे अपने दूध का अभिषेक करती है। स्वतः ही अपने दूध का अभिषेक कर रही है गाय, और इसी के पास एक हवन कुंड है, इसी शिवलिंग के पास, और इसी हवन कुंड के पास एक ऋषि इस पूजा अपने ध्यान में मग्न है। इस सारी अवस्था को देख के, इस सारी स्थिति को देख के ये कालभूज बहुत प्रभावित होता है, और इतना प्रभावित होते हैं ये कालभूज कि अपना सारा काम काज छोड़कर इसी ऋषि के सेवा में लग जाते हैं। और इतनी तल्लीनता और निस्वार्थ मन से इस कालभूज ने इस ऋषि की सेवा की, और इस ऋषि ने इनकी निस्वार्थ मन से सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम में वह योग्यता है, तुम योग्य व्यक्ति हो कि आप मेवाड़ के शासक बन सकते हो। अब ये जो ऋषि थे वहाँ, उन ऋषि का नाम इतिहास में हम जानते हैं हारित ऋषि हुए, और यहाँ शिव के उपासक थे, शिव धर्म के उपासक माने जाते हैं, शिव धर्म के उपासक हुए। अब यह व्यक्ति कालभूज हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर मेवाड़ आक्रमण के लिए जाते हैं। उस वक्त विभिन्न शाखाओं में बढ़ गए हैं, मौर्य वापिस सक्रिय हो गए हैं, और मौर्य ने वापिस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया था। उस समय का मौर्य शासक थे, लगभग 7वीं शताब्दी की बात है यहाँ, 7वीं शताब्दी में उस वक्त मौर्य शासक चित्तौड़गढ़ से थे वो मानमोरी। मानमोरी पर आक्रमण करते हैं कालभूज हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर, और इस मानमोरी को परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं, और यहाँ से एक नए वंश की नींव रखते हैं, रावल वंश, रावल शाखा। रावल शाखा की नींव रख दी कालभूज ने, हरा कर मानमोरी को, और यहाँ से एक नए वंश की शुरुआत होती है, रावल वंश की। अब जैसे ही ये कालभूज व्यक्ति राजा बन जाते हैं तब इतिहास में प्रसिद्ध हुए कालभूज जो व्यक्ति थे वह बप्पा रावल के नाम से। काफ़ी हष्टपुष्ट शरीर, इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि एकलिंग जी महादेव मंदिर की जो प्रतिमा है उसको अपने हाथ बाह में बड़े ही आराम से उसको थाम लेते थे, और उस तरह का व्यक्तित्व बप्पा रावल की बात करते हैं तो बप्पा रावल ने हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर मेवाड़ पर अपनी राजवंश की शुरुआत की। जब ये जानते थे कि मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वह हारित ऋषि से प्राप्त हुआ है और शिव की वजह से प्राप्त हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं माना, तो स्वयं को मेवाड़ का सेवक मानते थे, और वास्तविक राजा एक लिंग जी महादेव को मानते थे। इसी कारण उन्होंने एकलिंग जी महादेव मंदिर का निर्माण कराया। उदयपुर में बहुत विशाल मंदिर जो आज वर्तमान में भी को बहुत प्रचलित है, शिवरात्रि का विशेष में मेला लगता है। एकलिंग जी महादेव के मंदिर का निर्माण कराया बप्पा रावल ने, जो उदयपुर के
कैलाशपुरी जगह पर स्थित है। साथ ही एक अन्य मंदिर जो सशस्त्र बाहु का मंदिर बनवाया। ये दो महत्वपूर्ण निर्माण कराया। एक एकलिंग जी महादेव का मंदिर कैलाशपुरी, सशस्त्र बाहु का मंदिर नागदा उदयपुर में बनवाया तथा मेवाड़ की राजधानी नागदा को यथावत रखा। इनका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम रहा वह मौर्य शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेवाड़ में शामिल किया। देखो दोस्तों, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि चित्तौड़ को मौर्य से जीतकर मेवाड़ में शामिल करने वाले राजा बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़गढ़ को अपने क्षेत्र में शामिल किया। और इसी के साथ में एक अन्य जानकारी भी मिलती है बप्पा रावल के बारे में कि इन्होंने उनके समय में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। बप्पा रावल के बारे में हमने देखो दोस्तों हमने पढ़ा, बप्पा रावल एक सामान्य व्यक्ति थे जिनका नाम कालभूज था। उन्होंने हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर मौर्य शासक मानमोरी पर आक्रमण किया तथा चित्तौड़गढ़ को जीतकर चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ में शामिल किया। साथ ही शासक बनने के बाद उन्होंने दो महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण कराया। एक एकलिंग जी महादेव मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है, दूसरा सशस्त्र बाहु का मंदिर जो नागदा उदयपुर में स्थित है, जिसे वर्तमान में हम सांस बहु का मंदिर भी कहते हैं। और परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सांस बहु का मंदिर कहाँ स्थित है, तो नागदा उदयपुर में। ये तो बात होगी बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल संस्थापक रहे रावल शाखा के, सामान्य गढ़री से एक राजा बने और यहाँ से एक क्रमबद्ध इतिहास रावल शाखा का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। बप्पा रावल के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए वह थे अल्लट। अल्लट की बात करते हैं। अल्लट का क्या महत्वपूर्ण काम रहे, क्या क्या उन्होंने मेवाड़ के लिए किया, तो उन्होंने राजा बनते ही एक नए नगर की स्थापना की, वह था आगाटपुर। एक नया नगर बसाया आगाटपुर तथा इसे मेवाड़ की सांस्कृतिक राजधानी बनाया। देखो दोस्तों, पहले से राजधानी बप्पा रावल के समय नागदा है, इसे चेंज नहीं किया है। यहाँ सामरिक दृष्टिकोण से राजधानी है, युद्ध वगैरह के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राजधानी। एक नया शहर बसाया है अल्लट ने आगाटपुर और इसको सांस्कृतिक राजधानी बनाया, जहाँ बाजार वगैरह मेले वगैरह लगा करते थे। इसके बाद में इनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वह मेवाड़ में नौकरशाही राज व्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने मेवाड़ में नौकरशाही राज व्यवस्था की शुरुआत की। अब देखो दोस्तों, एक नया शब्द है अपने पास, नौकरशाही राज व्यवस्था। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वहाँ हम समझते हैं नौकरशाही राज व्यवस्था को एक अन्य शब्द प्रशासनिक व्यवस्था भी हम कह सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, इस व्यवस्था की शुरुआत करने वाले राजा थे अल्लट। क्या होती है इस व्यवस्था? जब कोई राजा प्रजा की सेवा के लिए विभिन्न पदों में शक्तियों को विभाजन करके और लोगों तक, जनता तक राजा के जो नियम हैं उनको पहुंचाना, जनता तक सारे कानून व्यवस्था को पहुंचाने की व्यवस्था होती है नौकरशाही व्यवस्था। जैसे कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य समझ सकते हैं हम, जैसे कि आज जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है,
जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था की शुरुआत उस अल्लट ने उस वक्त में ही बता दी थी। जैसे कि आज हम जानते हैं कि सर्वोच्च पद IAS होता है, इसके बाद में IPS, LDC, UDC वगैरह जो भी होते हैं, उस तरह की व्यवस्था की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे अल्लट। संभवतः आज की ये व्यवस्था है, उस समय हो सकता है कि वहाँ दीवान, उप दीवान, इस तरह की व्यवस्था हुआ करती होगी। इस तरह की व्यवस्था की शुरुआत करने वाले राजा थे अल्लट। इनके दो महत्वपूर्ण काम रहते हैं, एक तो आगाटपुर नगर की स्थापना की और दूसरा मेवाड़ में नौकरशाही राज व्यवस्था की शुरुआत की। जे आगाटपुर नगर है, इसे हम वर्तमान में आहड़ नगर के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में इस क्षेत्र को आहड़ कहा जाता है। ये दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए। इसके बाद अल्लट के बाद जो महत्वपूर्ण शासक होंगे, अल्लट के दो महत्वपूर्ण योगदान रहे, एक तो आगटपुर नगर की स्थापना की, वह उनको सांस्कृतिक राजधानी बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। अल्लट के बाद जो मेवाड़ में के रावल वंश के तीसरे महत्वपूर्ण राजा हुए, वह हुए जेत्र सिंह। इनका भी इतिहास काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है, वह ये घटना ये हुई कि दिल्ली सल्तनत की उस वक्त के गुलाम वंश के शासक, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें राजा थे जेत्र सिंह। इस आक्रमण को इतिहास में बूताला का युद्ध कहते हैं। बूताला का युद्ध हुआ इल्तुतमिश और जेत्र सिंह। बूताला का युद्ध का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल करना था। जैसे कि हम जानते हैं, नागदा यहाँ भी यथावत राजधानी है, सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ भी यथावत राजधानी है, और जेत्र सिंह ने भी नागदा को ही यथावत राजधानी रखा था। जब बूताला का युद्ध हुआ 1326 में, इतिहास में 1326 में यह युद्ध हुआ। जेत्र सिंह ने इस युद्ध का बड़ी ही वीरता के सामना किया और परिणाम जेत्र सिंह के पक्ष में रहा। जेत्र सिंह ने इस युद्ध में विजय हासिल की, लेकिन जब हार कर यह सेना बूताला से नागदा होते हुए वापस दिल्ली और प्रस्थान करी थी, तो नागदा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड किया, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। नागदा को ऐसी स्थिति नहीं रहने दी कि वहाँ भविष्य के लिए उसको हम राजधानी रख सकते। नागदा में सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया इल्तुतमिश के सैनिकों ने। यही कारण था कि जेत्र सिंह ने नागदा से राजधानी परिवर्तित कर चित्तौड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। यहाँ से राजधानी परिवर्तित होगी और चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनने वाले शासक जेत्र सिंह हुए। कारण इल्तुतमिश के बूताला के आक्रमण के दौरान नागदा को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और स्थिति ऐसी थी कि भविष्य के लिए उसको राजधानी नहीं रखा जाए। यही कारण था कि जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बताया। देखो दोस्तों, इससे पहले ने पढ़ा है कि चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ में शामिल किया था बप्पा रावल ने। प्रश्न इस तरीके से भी पूछे गए हैं कि मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ को शामिल करने वाले राजा बप्पा रावल और राजधानी बनाने वाले राजा जेत्र सिंह। कारण इल्तुतमिश के आक्रमण बूताला में नागदा को तहस नहस कर देना, जिससे कि अगली राजधानी चित्तौड़गढ़ बनाई गई जेत्र सिंह के द्वारा। इस सारी घटना की जानकारी का प्रमाणिक स्रोत, ये आक्रमण हुआ, ये राजधानी नष्ट हुई, उसका प्रमाणिक स्रोत है हम्मीर मद मर्दन पुस्तक। जयचंद सूर्य की पुस्तक है हम्मीर मद मर्दन, जिसमें इस सारी बात का प्रमाण मिलता है कि
नागदा को भूताला के युद्ध के दौरान डिस्ट्रॉयड किया गया, तहस नहस किया गया और चित्तौड़गढ़ को नई राजधानी बनाया गया जेतृ सिंह द्वारा। जेतृ सिंह का महत्वपूर्ण योगदान दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के आक्रमण का बड़ी ही वीरता और पराक्रमता के साथ में सामना करना रहा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से इनकी ही एक पुत्री हुई है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला सुल्तान थी। पहली महिला सुल्तान हुई रजिया सुल्तान, ठीक है, जो इनकी ही पुत्री थी। ये तो पूरे भारत की परिप्रेक्ष्य है। जेतृ सिंह के बाद रावल शाक्य के महत्वपूर्ण शासक हुए तेज सिंह। तेज सिंह का काल युद्ध के दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं रहा। इनके काल में कोई विशेष युद्ध नहीं हुए, लेकिन इनका काल कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। कला एवं संस्कृति की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। तो दोस्तों कला और संस्कृति के रूप से महत्वपूर्ण इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्हीं के काल से मेवाड़ का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक चित्र चित्रित होता है, वह है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र। ये इन्हीं के काल में, तेज सिंह के काल में यहाँ चित्र श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र चित्रित होता है और इस चित्र को चित्रित करने वाले चित्रकार थे कमलचंद। कमलचंद करके चित्रकार थे जिन्होंने इस चित्र को लगभग 1260 में चित्रित किया। लास्ट पटवार के एग्जाम में ये श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी एक राजस्थान का और मेवाड़ चित्रशैली का सर्वाधिक प्रमाणित व प्राचीनतम चित्र है जो तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था कमलचंद चित्रकार द्वारा। देखो दोस्तों ये बात होगी तेज सिंह की। तेज सिंह के बाद तेज सिंह के बाद रावल शाखा के जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए वह हुए समर सिंह। समर सिंह अन्य कुछ महत्वपूर्ण शासक जो हुए, लेकिन हम उन्हीं शासकों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं जिनका राजस्थान के इतिहास, रावल शाखा के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समर सिंह की बात करें तो समर सिंह के काल में भी एक घटना होती है जो भविष्य में जाके और उसके परिणाम अपने को भुगतने होते हैं। एक उस समय में दिल्ली सल्तनत पर सत्ता में परिवर्तन हुआ था और यहाँ पर खिलजी वंश आ चुका था। खिलजी वंश यहाँ पे आ चुका है। देखो दोस्तों हम जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की तथा दिल्ली पर अपना राज स्थापित किया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद महत्वपूर्ण शासक हुए खिलजी वंश के। इसी दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी वंश के दिल्ली सल्तनत में शासक थे, इसी दौरान मेवाड़ में रावल वंश के शासक थे समर सिंह। लगभग 1299 की घटना है ये। 1299 में जब इस अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक राजस्थान से होते हुए गुजरात जा रहे होते हैं। ऐसा बताते हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहे होते हैं, लगभग 1299 में। अब
इस बात की सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक राजस्थान से होते हुए गुजरात जाने वाले हैं और सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले हैं। इसी दौरान समर सिंह ने राजस्थान से जाने से रोक दिया और यहाँ इनसे बाहरी टैक्स वसूला गया और सैनिकों को परेशान भी किया गया। समर सिंह के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को दिल्ली से गुजरात जाते हुए बीच में राजस्थान में रोका तथा इनसे भारी कर वसूला। यही सैनिक वापिस नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के पास गए और ये सारी कहानी बताई कि हम गुजरात जा रहे थे, इसी दौरान समर सिंह के सैनिकों ने हमसे टैक्स लिया और इस तरह की परेशानी हुई। ये सारी घटनाएं लगभग 1299 में हुई। 1299 में घटना हुई और कुछ समय पश्चात समर सिंह की हो गई मृत्यु। समर सिंह की मृत्यु हो गई और समर सिंह की मृत्यु के बाद क्या रहती है स्थिति, इसके बारे में देखते हैं। देखो दोस्तों, लगभग हम रावल शाखा के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। रावल शाखा में हम समर सिंह तक पहुंच चुके हैं और समर सिंह के समय 1299 में घटना होती है। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक दिल्ली से गुजरात जाते हुए राजस्थान में उनको रास्ता न देना और उनसे भारी कर वसूलना और ये सैनिक नाराज होकर वापस दिल्ली जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को सारी बात बताते हैं। समर सिंह के बाद इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था रतन सिंह और दूसरे का नाम था कुंभकर्ण। समर सिंह ने मेवाड़ में ही सत्ता को कंटिन्यू किया जो रावल शाखा की, और इन्होंने रावल शाखा की नींव नेपाल में रखी। इंटरनेशनल ब्रांच बना दिया रावल शाखा को और वह अपनी शाखा को लेकर चले गए नेपाल। ठीक है, इसके बाद विशेष कुछ योगदान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बस इतना किया कि वह नेपाल जाके रावल शाखा की नींव रख दी। महत्वपूर्ण इतिहास रहता है रावल रतन सिंह का। रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक माने जाते हैं और इनके काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण भी होते हैं। क्या कारण रहे आक्रमण की, कौन कौन इस आक्रमण की पुष्टि करता है, इतिहासकार क्या महत्वपूर्ण कारण बताते हैं इस आक्रमण की, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। रावल रतन सिंह की बात करते हैं। रतन सिंह की राज्य व्यवस्था में इनके एक रानी थी और दो वीर योद्धा थे। साथ ही एक दरबारी विद्वान था। देखो दोस्तों, इनकी रानी का नाम नागमती था। जो दो वीर योद्धा थे इनका नाम गोरा व बादल था और दरबारी विद्वान थे जिनका नाम राघव चेतन था। यहाँ सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही होती है। बहुत अच्छे से रावल रतन सिंह रावल शाखा की व्यवस्था को संचालित कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक कोसों दूर एक छोटा सा देश है, अपना जो पड़ोसी देश भी है श्रीलंका, उस पर एक द्वीप है सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप और सिंहल द्वीप पर एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन। उनकी रानी थी जिनका नाम था चंपावती और इनकी पुत्री थी राजकुमारी थी जिनका नाम था पद्मिनी। और यहीं पे एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। देखो दोस्तों, इसके बाद क्या घटना होती है यहाँ। अब ये सारी व्यवस्था मेवाड़ की है और ये मेवाड़ से कोसों दूर श्रीलंका का सिंहल द्वीप की सारी व्यवस्था है। इसके बीच क्या होता है, इस सारी व्यवस्था को हम देखते हैं।
जी दोस्त देखो, ये सारी व्यवस्था मेवाड़ की है, ये सारी व्यवस्था श्रीलंका की। इस बीच किस तरह से कनेक्टेड होता है, किस तरीके से तोता की कहानी है वो वहाँ मेवाड़ पहुँचता है, वो सारा हम अगले क्लास में समझेंगे, बहुत विस्तृत में समझेंगे। और किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण होते हैं, सारी महत्वपूर्ण कारणों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी आपके लिए एग्जाम के लिए उपयोगी होगी। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। अब इस जानकारी को अपने मित्रों, अपने जो भी कॉम्पिटिटर साथी हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आज वर्तमान में जो समस्या है कोरोना, उससे आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।